नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक के 43 एपिसोड केवल FST 001 के लिए थे, जिनमें उनकी सभी 32 इकाइयों का संपूर्ण स्टडी किया गया। अब इग्नू के BA सेकेंड ईयर के उन छात्रों के लिए जिन्होंने EHI 03 को ऑप्ट किया है, उसका संपूर्ण अध्ययन इस एपिसोड 44 में किया जाएगा। EHI 03 की इकाई 1 कृषि अर्थव्यवस्था। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि का विकास और भूमि संबंधों का संगठन भूमि अनुदान के माध्यम से हुआ। इस अनुदान प्रक्रिया की शुरुआत प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही हुई और 12वीं सदी तक व्यवहारिक रूप से यह पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि विस्तार का मतलब अधिक और नियमित रूप से विकसित कृषि तकनीक, खेत जोतना और सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल था। कृषि प्रक्रिया की संस्थागत व्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और उत्पादन के लिए नए संबंधों ने इस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तार के साथ ही नए ग्रामीण तनाव पैदा हुए। कृषि व गैर कृषि उत्पादों से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ गई। इस इकाई में इन सभी पहलुओं की चर्चा की गई है और अंत में प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था के स्वरूप की चर्चा की गई है। आइए कृषि विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। 1.2 कृषि विस्तार। कृषि विस्तार की शुरुआत ब्रह्मदेव और अग्रहार बस्तियों से हुई। ये ब्राह्मणों को 4वीं सदी के बाद से दिए गए भूमि अनुदान थे। बाद की सदियों में यह कृषि विस्तार एक रूप व सार्वभौमिक हो गया। 8वीं और 12वीं सदी में इस प्रक्रिया का विस्तार हुआ। कृषि विकास की प्रक्रिया पराकाष्ठा पर जा पहुंची, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष लोगों जैसे ब्राह्मण, मंदिरों और राजा की सरकार के अधिकारियों को मिले भूमि अनुदानों के कारण संभव हो सका। हालांकि भौगोलिक परिस्थितिकीय कारकों की वजह से इस विकास में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताएं आ गई। 1.2.1 भौगोलिक और कालानुक्रमिक प्रतिरूप। खेती का विस्तार सिर्फ खाली जमीन पर ही नहीं हुआ, बल्कि जंगलों को भी साफ करके हुआ। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी और यह प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता रही है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि भूमि अनुदान पहले बाहर, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में हुआ और बाद में गंगा की घाटी तक फैल गया, जो कि ब्राह्मणवादी संस्कृति का केंद्र थी। ब्राह्मण पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में मौसम, खेत जोतने, सिंचाई और पशु की रक्षा के विशेष ज्ञान से कृषि प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते थे और खेती के नए तरीके का प्रचार कर सकते थे। हालांकि यह बात पूरे भारत के लिए सच नहीं है, क्योंकि भूमि अनुदान व्यवस्थित तथा स्थानबद्ध खेती वाले क्षेत्रों और दूसरे पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में भी प्रचलित था। इन भूमि अनुदानों का उद्देश्य इन सब क्षेत्रों को नई अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। भूमि अनुदान व्यवस्था के कालानुक्रमित प्रतिरूप से निम्न बातें उभर कर सामने आती हैं। 4वीं-5वीं सदी मध्य भारत, उत्तर दक्खन और आंध्र के बड़े हिस्से में विस्तार। 5वीं से 7वीं सदी पूर्वी भारत, बंगाल और उड़ीसा, पश्चिमी भारत, गुजरात और राजस्थान में शुरुआत। 7वीं-8वीं सदी तमिलनाडु और कर्नाटक। 9वीं सदी केरल। 12वीं सदी का अंत शायद पंजाब को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीप में। 1.2.2 वैचारिक पृष्ठभूमि। जमीन के दान का विचार दान के महत्व को दर्शाता है। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ब्राह्मणों को दान या उपहार देना पुण्य कमाने का और पाप को नष्ट करने का सबसे सही तरीका बताया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों को जीविका उपलब्ध कराने के लिए यह एक पहले से ही सोची समझी कोशिश है। गुप्त काल के बाद की सदियों की सभी स्मृतियों और पुराणों में ब्राह्मणों को खेती की जमीन अनुदान देने और तांबे के स्मृति पत्रों पर जमीन दान दर्ज करने की बात की गई है। दान में दी जाने वाली कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं: खाद्यान्न, अनाज, धान इत्यादि। चल संपत्ति जैसे सोना, मुद्रा इत्यादि और अचल संपत्ति जैसे खेती की जमीन, बाग और रहने योग्य जमीन। दान की वस्तुओं के अंतर्गत हल, गायें, बैल भी आते थे। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दानों में जमीन का दान सबसे उत्तम माना जाता था।
दान के दुरुपयोग की स्थिति में अभिशाप का भागी बनने के भय या ब्राह्मणों को दी गई दान की जमीन को वापस लेने की प्रथा ने दान की प्रक्रिया को बनाए रखा। इस प्रकार भूमि अनुदान धर्मशास्त्र में प्रतिपादित एक निश्चित कानूनी तरीके के अनुसार दिया जाता था। प्रारंभ में भूमि अनुदान मुख्यतः वैदिक पुजारियों, श्रोत्रिय, अग्नि पुजारी को दिया जाता था, लेकिन 5वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिर के पुजारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा। 8वीं सदी के बाद कृषि विस्तार और संगठन में मंदिर एक संस्थान के रूप में एक केंद्रीय भूमिका अदा करने लगा। दक्षिण भारतीय संदर्भ में मंदिर को दिए गए अनुदान, चाहे वह भूमि भागों, पूरे गांव के रूप में हो, देवदान के नाम से जाना जाता था। यह बात जोड़ देने लायक है कि जो प्रक्रिया एक फुहार के रूप में शुरू हुई थी वह बाद में एक शक्तिशाली धारा बन गई। भू संपत्ति प्राप्त करना सिर्फ ब्राह्मणवादी मंदिरों तक ही सीमित नहीं था। गैर ब्राह्मणवादी धार्मिक संस्थान जैसे बौद्ध या जैन विहार, समोहा और वसाढ़ी भी विशेषकर कर्नाटक, आंध्र, गुजरात और पूर्वी भारत, बिहार और उड़ीसा में जमींदार बनने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। इस बारे में आपको खंड 3 की 6 और 7 इकाइयों में अधिक जानकारी दी जाएगी। 1.3 कृषि संगठन। कृषि संगठन और अर्थव्यवस्था बहुत जटिल थी। इसे अनुदान की क्षेत्रीय पद्धति के गहन अध्ययन और ब्रह्मदेय, गैर ब्रह्मदेय और मंदिर अनुदान व्यवस्था की भूमिका व चरित्र से समझा जा सकता है। भूमि अधिकार की प्रकृति और विकास, जमीन से जुड़े विभिन्न वर्गों की परस्पर अंतर निर्भरता तथा उत्पादन और वितरण प्रक्रिया भी इसको समझने में मदद करते हैं। 1.3.1 विभिन्न प्रकार के कृषि वस्तुओं का स्वरूप तथा भूमिका। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में मिले खेत या पूरे गांव को ब्रह्मदेय अनुदान कहा जाता है, जिससे वे भूस्वामी या भू नियंत्रक हो जाते हैं। इसका मतलब खाली जमीन को खेती में लाना था, मौजूद खेतों को ब्राह्मणों द्वारा प्रभावित नई अर्थव्यवस्था में लाना था। इन ब्राह्मणों ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों को नौकरी के जरिए और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जातीय समूह के जरिए नई अर्थव्यवस्था में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उदाहरण के तौर पर शूद्रों को कृषक वर्ग में लाने के लिए तत्कालीन ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में तार्किक रूप देने की कोशिश की। ब्रह्मदेय के रूप में भूमि अनुदान के प्रचलन की शुरुआत शासक वंशों द्वारा की गई और उसके बाद छोटे राजा और सामंत आदि भी इसका अनुसरण करने लगे। ब्रह्मदेय अनुदानों ने कृषि के विस्तार में सहायता क्यों की? उन्हें बहुत से करों और देयों से पूरी तरह या कम से कम प्रारंभिक अवस्था में छूट मिली हुई थी। उन्हें बहुत तरह के विशेषाधिकार परिहार मिलते थे। शासक परिवार संसाधन के आधार में विस्तार से आर्थिक लाभ पाते थे। इसके अलावा ब्रह्मदेय अनुदान देने से उन्हें अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए वैचारिक आधार मिलता था। दक्षिण भारत के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है कि ब्रह्मदेय के रूप में जमीन या तो एक ब्राह्मण को या कई ब्राह्मण परिवारों को, जो कि कुछ से लेकर कई सौ और कभी कभी 1000 से ज़्यादा होते थे, दी जाती थी। ब्रह्मदेय आवश्यक रूप से बड़े सिंचाई के साधन जैसे तालाब या झील के निकट होते थे। ऐसा अक्सर देखा जाता था कि जब ब्रह्मदेय अनुदान दिए जाते थे तो उस भूमि के निकट नई सिंचाई के साधनों का निर्माण किया जाता था। यह कार्य सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में या उन इलाकों में विशेषकर किया जाता था जो वर्षा पर निर्भर थे। नदी घाटी क्षेत्रों में जहाँ अधिक खेती होती है, वे कम उत्पादन के क्षेत्रों को साथ मिला लिया करते थे। कभी कभी 2 या अधिक बस्तियों को साथ जोड़कर एक ब्रह्मदेय या एक अग्रहार बना दिया जाता था। उन गांवों से कर वसूलने का अधिकार भूमि दान करने वाले ब्राह्मणों को दे दिया जाता था और उन्हें दान में मिली जमीन पर खेती करने का अधिकार भी मिल जाता था। दान में दी गई जमीन या गांव की सीमाएं प्रायः बड़ी सावधानी से तय की जाती थी। गांव के अंदर भी सभी किस्म की जमीन जैसे नम, सूखी और बाग आदि का विवरण भी दिया जाता था। कभी कभी विशेष फलस और पेड़ों का उल्लेख भी होता था। जमीन दान का मतलब भूमि अधिकार के हस्तांतरण से ज्यादा
होता था। जैसे कई मामलों में गांव की राजस्व और आर्थिक संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन जैसे किसान, कारीगर और दूसरे लोगों को भी दान पाने वाले के नाम हस्तांतरित कर दिए जाते थे। ऐसा भी प्रमाण मिले हैं जिसमें गांव के लोगों की सामुदायिक जमीन या तालाब और झील पर अतिक्रमण कर लिया जाता था। इस तरह ब्राह्मण लोग इन बस्तियों में कृषि उत्पादन के प्रबंधक हो गए और इसके लिए इन्होंने अपनी सभाएं संगठित कर ली। गैर धार्मिक अनुदान। 7वीं सदी के उपरांत राजकीय अधिकारों को भी भूमि अनुदान के रूप में वेतन दिया जाने लगा। इसका विशेष महत्व है क्योंकि इससे एक दूसरे जमींदार वर्ग का उदय हुआ जो ब्राह्मण नहीं थे। प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन दान देने का उल्लेख काफी प्रारंभ में 200 ईस्वी मनु के समय में मिलता है, लेकिन इसका ज्यादा प्रचलन गुप्त काल के बाद हुआ। मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, बिहार और बंगाल के साहित्यिक ग्रंथों से पता चलता है कि मंत्री, रिश्तेदार और वैसे लोग जो रक्षा सेवाओं में संलग्न थे उन्हें 10वीं से 12वीं सदी में कई तरह के अनुदान दिए गए। पाल भूमि चार्टर में उल्लेखित राजा, राजपुत्रा, राणका और महासामंत लोग मुख्यतः जमीन से जुड़े हुए जागीरदार थे। एक क्षेत्र के अधिकारियों को मिले अनुदान अलग अलग होते थे। उदाहरण के तौर पर हम आधा दर्जन परमार अधिकारियों के बारे में सुनते हैं, परंतु उनमें से कुछ को ही जमीन अनुदान के रूप में मिली थी। गुजरात के चालुक्यों के अधीन ऊंचे अधिकारियों और सामंतों को बहुत बड़े भूक्षेत्र अनुदान के रूप में दिए गए। प्राप्त प्रमाण यह बताते हैं कि असम, बंगाल और बिहार में कुल मिलाकर जो अनुदान दिए गए उनसे अधिक अकेले उड़ीसा में दिए गए। इसके अलावा अधिकारियों को विशेषाधिकार मिले जिसके अंतर्गत वे विशेष वसूली प्राप्त कर सकते थे। इनकी अवधि तय नहीं थी, परंतु यह निश्चित रूप से ऐसे बिचौलिए पैदा करते थे जिनकी पट्टेदारों की जमीन में रुचि होती थी। देवदान। अभिलेखों से विशेष प्रमाण मिलता है कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण धार्मिक प्रतिष्ठानों को उपहार मिलते थे। ये स्थान कृषि वस्तुओं के लिए केंद्र बिंदु का काम करते थे और संस्कृति संक्रमण के जरिए किसान बस्तियों और जनजातीय बस्तियों को एकीकृत करते थे। मंदिर की जमीन पट्टे पर पट्टेदारों को दी जाती थी जो उपज का एक बड़ा हिस्सा मंदिर को देते थे। ऐसी जमीन अग्रहार व्यवस्था के ब्रह्मदेव या महाजनों की सभा द्वारा संचालित की जाती थी। गैर ब्राह्मण बस्तियों में भी मंदिर मुख्य संस्थान बन गए। मंदिर की जमीनें गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई मंदिर कार्यकारिणी समिति से संचालित होती थी। जैसे तमिलनाडु के बिलालाज और कर्नाटक व आंध्र के ओकालू, कंपलू आदि। जाति संघ मंदिर के इर्द गिर्द काम करता था। इसमें विभिन्न वर्गों को जाति और कर्मकांडी स्तर दे दिया गया था। इस प्रक्रिया में वैसे लोग जिन्हें अशुद्ध और निम्न पेशे वाला समझा जाता था वे अछूत समझे जाने लगे। उन्हें मंदिर में नहीं आने जाने दिया जाता था और उन्हें बस्ती के बाहर रहने को जगह दी जाती थी। मंदिर की जमीन की देखरेख ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण भूपति अभिजात्य वर्ग करते थे। स्थानीय इकाइयों जिसमें भूमिपति अभिजात्य वर्गों का वर्चस्व था, सिंचाई के साधनों को नियंत्रित करती थी। इस तरह ब्राह्मण, मंदिर, गैर ब्राह्मण, जमींदार, नौकरी प्रदान करने वाले तथा भूमि पर विशेष अधिकार रखने वाले वर्ग प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखते थे। नए भूमिपति अभिजात्यों के अंतर्गत परिवारों के प्रधान और स्थानीय किसानों के प्रमुख, जिन्हें कानूनी अधिकार अर्थात देख रेख करने और स्वामित्व का अधिकार था, आते थे। दूसरे शब्दों में राजा और वास्तविक उत्पादक के बीच में बिचौलियों का वर्ग उभर कर आ गया। 1.3.2 भूमि अधिकार। भूमि अनुदान का एक महत्वपूर्ण पहलू अनुदान पाने वाले को दिए गए अधिकार है। दिए जाने वाले अधिकारों में वित्तीय, प्रशासनिक आदि अधिकार शामिल हैं। करों में भूमि कर, जो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा था और जिसे राजा या सरकार को दिया जाता था, जमीन प्राप्त करने वालों को सौंप दिया गया। ऐसी परिहार या छूट जिनका संदर्भ ताम्रपत्र और शिलालेखों में मिलता है, जिसमें छूट की बात दर्ज की गई है,
और जो वास्तव में राजा को देय होती थी, उसमें अदायगी पाने का अधिकार जमीन पाने वाले को हस्तांतरित कर दिया गया, जो भूमि पर राजा के अधिकार को स्थापित करना चाहते थे और ऐसे अनुदान को उचित ठहराते थे जिससे बिचौलियों का उदय हुआ। हालांकि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि प्रारंभिक बस्तियों में भूमि अधिकार का आधार सामूहिक भी होता था, लेकिन निजी स्वामित्व या अधिकार का इस बात से पता चलता है कि जमीन पाने वालों को जमीन दे देने या हस्तांतरित करने का अधिकार था। उन्हें इन बस्तियों में दूसरे वंशानुगत लाभ भी मिलते थे। भूमि उपहार अक्सर जमीन खरीदने के बाद दिए जाते थे। संभवतया धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार के वंशानुगत स्वामित्व का विकास ऐसे अनुदानों से हुआ। 1.4 तकनीकी सुधार। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में सिंचाई के स्रोतों जैसे नहरों, झीलों, हौज, तत्का ईरी और कुओं, कूप और किनारों की वृद्धि हुई। क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण बस्तियों के विस्तार में पानी के स्रोतों की सुलभता एक महत्वपूर्ण कारण रहा। पश्चिमी राजस्थान में अरघट्टा कुएं और बंगाल में स्रोता पानी की नहर, पुष्करणी तालाब, नदी और दक्षिण कर्नाटक में केरेस या तालाब को भी गांव की जमीन के हस्तांतरण के समय ध्यान में रखा जाता था। स्वाभाविक तौर पर पानी के स्रोतों को प्रमुखता देने से कृषि के विस्तार में मदद मिली। विभिन्न तरह के जल निकासी संयंत्रों की जानकारी थी जो कि मानव शक्ति व पशुओं द्वारा चलाए जाते थे। शिलालेखों द्वारा पता चलता है कि 8वीं और 13वीं सदी के बीच ऐसे कई सिंचाई के साधनों का निर्माण और रखरखाव किया जाता था। इनमें से कई झीलें और तालाब आधुनिक युग तक रहे। ब्रिटिश प्रशासन ने इनमें से कुछ को मरम्मत और विस्तार भी किया। 11वीं व 13वीं सदी गुजरात व राजस्थान में सीढ़ी वाले कुएं वापिस काफ़ी लोकप्रिय थे। वे खेतों की सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की भी आपूर्ति करते थे। सिंचाई के साधनों में वृद्धि सिंचाई तकनीक के विकास के कारण हुई। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण के अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपाय किए गए। नदियों पर बांध बनाने के साथ साथ नहर, तालाब और झीलों के दोनों तरफ नालियां बनाई गई। नदी से नालिकाएं निकालकर मिट्टी के बांध बनाकर बाढ़ को रोका जाता था, जिससे पानी की स्रोतों का संचालन हो सके। गर्मियों में जब नदी सूख जाती थी तब झील और जलाशय का उपयोग अर्ध शुष्क और वर्षा वाले क्षेत्रों और नदी तटों पर किया जाता था। तमिलनाडु में जलाशय का निर्माण शासक परिवारों द्वारा किया जाता था और उसकी देखरेख स्थानीय संस्थान जैसे सभा, ब्राह्मण सभा और ऊड़ गैर ब्राह्मण सभा द्वारा किया जाता था। तालाबों और झीलों का रखरखाव स्थानीय सभाओं की विशेष समितियां करती थी और इसके लिए कर लगाए जाते थे। जब ब्राह्मणों को और मंदिरों को उपहार दिए जाते थे तब तालाब और कुओं को खोदने के लिए राजसी इजाजत भी दी जाती थी। नहर और झील के निर्माण और रखरखाव के लिए जमीन का निर्धारण किया जाता था। तालाब खुदवाना जमीन पाने वालों के लिए एक सुविधा और धार्मिक महत्व का काम समझा जाता था, इसलिए धनी लोग भी तालाब बनवाते थे। कृषि यंत्रों में सुधार भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। उदाहरण के तौर पर अजमेर से मिले 10वीं सदी के अभिलेख में बड़े हल का उल्लेख मिलता है। उसी तरह हानिकारक घास आदि की निराई के लिए विशेष पत्रों का उल्लेख मिलता है। वृक्षार्थ वेद में पौधों की बीमारियों को दूर करने का तरीका मिलता है। अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों में जल निकासी यंत्रों जैसे अरघट्टा और घाटीय यंत्र का उल्लेख मिलता है। अरघट्टा का उपयोग कुओं में 9वीं और 10वीं सदी में राजस्थान में किया जाता था। कश्यप की कृषि सूक्ति बताती है कि बैलों द्वारा चलाया गया घाटी यंत्र सबसे अच्छा होता था और मानव शक्ति द्वारा चलने वाला सबसे खराब, जबकि हाथियों द्वारा चलाया गया मध्यम कोटि का होता था। गुरु संहिता और कृषि नरेश्वर जैसे ग्रंथों में मौसम संबंधी जानकारी जिसका खेती में उपयोग होता था मिलती है। कृषि संबंधी समसामयिक लेखों में 100 से ज़्यादा अनाज जिसमें गेहूं, जई और दाल भी हैं
का विवरण मिलता है। शून्य पुराण के अनुसार बंगाल में 50 से भी ज्यादा किस्म के धान उपजाए जाते थे। उर्वरक के बारे में जानकारी काफी बढ़ी और खाद के प्रयोग के बारे में भी जानकारी थी। नकदी फसल जैसे सुपारी, पान, रुई, गन्ना का बार बार उल्लेख मिलता है। राजशेखर प्रारंभिक 10वीं सदी हमें उत्तर बंगाल के बढ़िया गन्ने के बारे में बताता है, जो रस निकालने वाले यंत्र के बिना भी रस देता था। इस काल में प्राय द्वीपीय भारत में नारियल और नारंगी के उत्पादन का विशेष महत्व हो गया। मार्को पोलो मसालों के बढ़ते उत्पादन को इंगित करते हुए बताता है कि चीन के किन्से शहर में हर दिन 10,000 पाउंड काली मिर्च की खपत होती थी, जो भारत से वहां जाती थी। वह यूरोपीय बाजार में भारतीय अदरक की मांग का भी उल्लेख करता है। साल में 3 फसल उपजाने और फसल चक्र के बारे में भी जानकारी थी। इस तरह विकसित कृषि तकनीक का प्रयोग देश के सभी भागों में किया जा रहा था, जिससे कृषि उत्पादन बहुत बढ़ गया था। 1.5 ग्रामीण तनाव। कृषि विस्तार के बावजूद ग्रामीण परिदृश्य समरूप नहीं थे। किसान वर्ग श्रेणीबद्ध था। पुराने समय और पूर्व गुप्त काल के गहपति के विपरीत अब विभिन्न श्रेणी के अधिकारी जमीन से जुड़े थे, जैसे क्षत्रिक, कर्षक, हलीन और अर्धिक। इन नामों में भूस्वामित्व का कोई संकेत नहीं मिलता है, जिससे लगता है कि वे विभिन्न श्रेणी के कृषकों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मदेह का गैर ब्रह्मदेह में परिवर्तन या गैर ब्रह्मदेह का अग्रहारा में परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव का संभावित कारण था। कश्मीर में दमाड़ विद्रोह, बंगाल में रामफल के समय में कैवर ताज का विद्रोह, तमिलनाडु में जमीन अतिक्रमण की स्थिति में आत्मदाह, पंड्या क्षेत्र में शूद्रों द्वारा दान की गई जमीन पर कब्जा बिचौलियों के प्रति अविश्वास का संकेत देते हैं। यह तथ्य कि दान देने वाले प्रायः ऐसी जमीन की तलाश करते थे जहां पर खेती विवादास्पद नहीं हो, उथल पुथल के संकेत देते हैं। अग्रहार अनुदानों के आसपास पाई गई शिलाओं से भी कृषि बस्तियों में हो रही अंदरूनी उथल पुथल पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ब्राह्मण हत्या का विचार क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? इस सवाल का जवाब ब्राह्मण किसान संबंध तथा किसान राज्य और समाज जैसी विचारों की मान्यता पर शंका पैदा करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ग्रामीण समाज के दूसरे पक्षों जैसे ब्राह्मणों के बीच, ब्राह्मण और मंदिर के बीच और धर्मनिरपेक्ष जमींदारों के बीच तनाव नहीं था। 1.6 विनिमय व्यवस्था में कृषकों की भूमिका। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन आर्थिक संगठन में, जो कि मुख्य तौर पर कृषि पर आधारित और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन था और यह बाजार के नियमों पर आधारित या जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए आर्थिक विकास की बहुत कम संभावना थी। कारीगर और दस्तकार गांवों में अनुदान भूमि से या धार्मिक प्रतिष्ठानों से जुड़े रहते थे। व्यापारियों और बिचौलियों की विशेष भूमिका नहीं थी। वे सिर्फ गांव के लोगों को लोहे के औजार, तेल, मसाले, कपड़ा आदि की आपूर्ति करते थे। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्था का बहुत सीमित कार्य था। उपर्युक्त तस्वीर 300 से 800 ईस्वी के लिए काफ़ी सही है। हालांकि बाद के 500 सालों में कृषि बस्तियों में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई और स्थानीय वितरण के लिए स्थानीय बाजार का विकास हुआ। बाद में इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नियमित वितरण के कारण संगठित वाणिज्य का उद्भव हुआ। इससे व्यापारी संघों के भ्रमणशील व्यापार और 9वीं सदी से आंशिक मुद्राकरण का विकास हुआ। यद्यपि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इन विशेषताओं में सापेक्ष अंतर था, लेकिन नई अर्थव्यवस्था में कृषि की बढ़ती भूमिका आसानी से नजर आती थी। कृषि उत्पादों का विनिमय वैसी चीज होने लगा जिसको भ्रमणशील व्यापारी काफी दूर से लेकर आते थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के अंत में भूस्वामित्व के प्रतिरूप में परिवर्तन आया। व्यापारी और आर्थिक रूप से धनी कारीगर जैसे बुनकर,
जमीन में पैसे लगाने लगे, अर्थात जमीन खरीदने लगे और जमीन दान देने लगे। उदाहरण के तौर पर दक्षिण कर्नाटक में जगती कोटाली वर्ग बुनकरों का समुदाय और तेलियों का समुदाय खेती में सक्रिय भागीदार था। जगती कोटाली की चर्चा बार बार तालाब खुदवाने या बाग लगवाने में की जाती है। 1.7 प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था का स्वरूप। प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में कई मत सामने आए हैं। एक तरफ इसे सामंती अर्थव्यवस्था की उपज बताया जाता है तो दूसरी तरफ इसे किसान राज्य और समाज बताया जाता है। भारतीय सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं हैं पदानुक्रम पर आधारित भूपति बिचौलियों का उदय, सामंतों, राजकीय अधिकारियों और गैर आर्थिक आधार पर भूमि प्राप्त करने वालों को सैनिक कार्य करने पड़ते थे और उन्हें सामंती पदवी मिलती थी। अनुदान पाने वालों को अपनी भूमि पर खेती करवाने के लिए अपनी भूमि कई प्रकार के लोगों को देनी पड़ी। विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रक्रिया भिन्न थी, जिससे विभिन्न वर्ग के बिचौलियों का उदय हुआ। इसमें कुलीन भूमिपति, पट्टेदार, जोतदार और कृषक थे। यह पदानुक्रम प्रशासनिक ढांचे में नजर आता है, जहां जमींदार जागीरदार संबंधों का उदय हुआ। दूसरे शब्दों में भारतीय सामंतवाद में जमीन का और उसकी उपज का असमान वितरण था। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जबरन मजदूरी का प्रचलन था। ब्राह्मण और जमीन का दान पाने वाले अन्य लोग जबरन मजदूरी लेने के अधिकार का दावा करते थे। मूलतः जबरन मजदूरी राजा या राज्य का विशेष अधिकार था। इसे जमीन पाने वाले छोटे अधिकारियों, गांव अधिकारी और दूसरों को हस्तांतरित कर दिया गया। सिर्फ चोल अभिलेखों में जबरन मजदूरी के 100 से ज्यादा संदर्भ मिलते हैं। यहाँ तक कि किसान और कारीगर भी विस्ती के अंतर्गत आते थे, जिसके फलस्वरूप कृषि दास प्रथा का उदय हुआ, जिसमें खेत मजदूर अर्थदास हो गए। शासकों और बिचौलियों के द्वारा जमीन पर अधिकार की बढ़ती मांग के कारण किसान का भूमि पर अधिकार कम हो गया। कईयों की स्थिति पट्टेदारों की सी हो गई, जिन्हें हटाए जाने का खतरा बना रहता था। कई किसान अधिक जोतदार हो गए। करों के बोझ, जबरन दबाव और कर्ज के कारण किसानों पर दबाव बढ़ता गया। कई तरीके से अधिशेष लिया जाता था। आर्थिक मांगों के अतिरिक्त दमन एक प्रमुख तरीका था। नए संपत्ति संबंधों के उदय से नए आर्थिक दमन की शुरुआत हुई। राजा चोल के अभिलेख में लगभग 50 प्रकार के करों और राज्य की मांगों से बढ़ते हुए दबाव का पता चलता है। यह एक अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। भूमि अनुदान पाने वालों को जमीन के साथ मानव संसाधनों का हस्तांतरण यह दर्शाता है कि ऐसे गांव में किसान, हस्तकार और कारीगर गांव से जुड़े थे और एक दूसरे पर निर्भर थे। जमीन से उनका जुड़ाव अनुदान पाने वालों का उन पर नियंत्रण बनाए रखता था। संक्षेप में 500 सालों के सर्वेक्षण में अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर गांव में वर्ण व्यवस्था के अंदर काम करने वाले किसान उस समय के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की खास विशेषता है। भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत के विरोध में स्वायत्त किसान समाज का सिद्धांत दिया जाता है। यह सिद्धांत दक्षिण भारत में मिले प्रमाणों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्षिण भारत में स्वायत्त किसान क्षेत्र नाडु कहलाते थे। वे परिवार और परिवार समूहों के संबंधों पर संगठित थे। कृषि उत्पादन और इसका नियंत्रण नाडु के लोगों अर्थात नत्तार द्वारा संचालित होता था। नत्तार नाडु की जनता को कहा जाता था। इस संगठन के सदस्य बेलाल या गैर ब्राह्मण किसान थे। उनकी स्वायत्तता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब राजा या प्रधान भूमि अनुदान देते थे तो आदेश नत्तार की सलाह पर जारी किए जाते थे। आदेश पहले उन्हें दिए जाते थे। वे दान में मिली जमीन का निर्धारण और देखरेख करते थे, क्योंकि वे उत्पादन के संगठक थे। ब्राह्मण और दूसरे प्रभावी किसान उत्पादन में उनका साथ देते थे। ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर विश्वास रखते थे, जो भारतीय सामंतवाद का महत्वपूर्ण घटक है।
भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत और स्वायत्त किसान समाज के सिद्धांत को मानने वाले उनके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था काफी जटिल थी। इसके चरित्र को समझने के लिए और एक सामान्य विश्लेषण करने के लिए इसके क्षेत्रीय प्रतिरूपों पर काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हुआ ये चैप्टर समाप्त, इकाई 1। अब अगली इकाई अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए विदा और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।